महाठगों और जालसाजों को पकड़कर उन्हें हवालात में डालने के लिए अब लखनऊ पुलिस एक्शन में आ गई है। लोगों को जमीन और प्लॉट दिलवाने के बहाने उनकी मोटी रकम उड़ाने वाले तानिया डेवलपर्स के संचालक धर्मेंद्र वर्मा को पुलिस ने फ्रॉड और कूट रचित दस्तावेज बनाने के आरोप में जेल भेज दिया है। तो वहीं हजारों करोड़ों का गबन और घपला करने वाले साइंस सिटी के मालिक राशिद नसीम पर भी आफत आनी शुरू हो गई है। क्राइम टीवी ने साइंस सिटी पर कानूनी और कार्रवाई करने वाले लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव से बात की और धर्मेंद्र राय और राशिद नसीम पर हुई कार्यवाही पर प्रकाश डाला। आइए आपको दिखाते हैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव से क्राइम टीवी की खास बातचीत। लखनऊ पुलिस और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार ठगों की पकड़ में जोर आजमाइश में लगी है। हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सही बात करेंगे। अभी हाल ही में गोमती नगर पुलिस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है और जेल भी भेजा है, और जो कि उसका नाम है धर्मेंद्र कुमार राय। सत्येंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि जो ठग पकड़ा गया है उसने किन किन लोगों से ठगी की और कितने की ठगी की, और पुलिस इतने टाइम तक क्यों उसे पकड़ नहीं पाई? धर्मेंद्र कुमार वर्मा नाम है और ये बंदा तानिया इंफ्राटेक और कोरल व्यू, ये दो कंपनियां थी, इन दोनों कंपनियों में डायरेक्टर था। और इसका सीन जो है दो तरीके से क्रिएट हुआ कि ये बंदा साइंस सिटी इंफ्रा, जो साइंस सिटी का जो प्रोजेक्ट, इसके लिए लैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये मेन लैंड प्रोवाइडर था। और जो कोरल व्यू कंपनी है, उसी कोरल व्यू कंपनी में चमन लाल जो है दिवाकर, ये दूसरे डायरेक्टर थे जो कि इस समय जेल में हैं। और चमन लाल दिवाकर के साथ ये को डायरेक्टर था ये क्या कहते हैं, धर्मेंद्र कुमार वर्मा। धर्मेंद्र कुमार वर्मा की दूसरी कंपनी है तानिया इंफ्राटेक। तानिया इंफ्राटेक का तानिया डेवलपर्स करके जो कंपनी थी, इसको एज पर जो मेरे पास जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स आए उसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपए साइंस सिटी प्रॉपर्टीज़ के खाते से इनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ। और इस खाते से जो ये पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ, इससे ये साइंस सिटी कंपनी को जो है ये लैंड प्रोवाइड करा रहे थे। सीन यहाँ पर एक चीज़ ये क्रिएट होता है कि हमारे एक क्लाइंट हैं मिस्टर आशीष पटेल, और आशीष पटेल की अर्चिता इंटरप्राइजेस को जो है ये धर्मेंद्र कुमार वर्मा ये ज़मीन प्रोवाइड करा रहे थे। और उसमें एक प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि अयोध्या में इन्होंने जो ज़मीन उसको प्रोवाइड कराई, वो ज़मीन नजूल लैंड निकल आई। और जब नजूल लैंड निकल आई तो वहाँ अयोध्या विकास प्राधिकरण वालों ने FIR करा दी। उस FIR में धर्मेंद्र कुमार वर्मा भी पार्टी हैं और आशीष पटेल भी पार्टी हो गए। अब जब ये दोनों लोग पार्टी हो गए और उनकी उसमें चार्जशीट आ गई, और चार्जशीट का मैंने मुआयना किया, मेरे पास जब वो मैटर आया तो मैंने जब मुआयना किया, और इसके बाद इनकी रेस्ट ऑफ जो लैंड इनको जो दी गई थी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, उनकी जब जाँच कराई गई तो ये सेम इशू वहाँ पर भी निकल गया कि मतलब ग्राम समाज और नजूल लैंड ही इनको दे दी गई थी। और इसके एवज में आशीष पटेल की कंपनी के खाते से जो है लगभग 4 करोड़ से अधिक जो है पेमेंट इनको जो है विभिन्न उसमें जो है दिया गया, तानिया डेवलपर्स को जो है भेजा गया। लेकिन तानिया डेवलपर ने ये धोखा करके जो है इनके साथ ये किया। अब जब इस चीज़ में लीगल इशू इन्वॉल्व हुआ तो धर्मेंद्र ने आशीष पटेल के ऊपर फर्जी लोगों को खड़ा करा करके कुछ FIR कराई। और उस केस में होता है कि जैसे कोई एग्रेसर हो जाए, तो एग्रेसर हो गया तो उसके बाद इन्होंने मैनेज किया। SRS चौकी इंचार्ज हैं, नाम खोल करके बता रहा हूं क्योंकि कोई डर नहीं है इस चीज़ का, अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय के साथ मैनेज किया गया पूरा मामला और आशीष पटेल की अरेस्ट करा दी जाती है। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताइए, आशीष पटेल जी द्वारा CMD जो हैं उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था गोमती नगर थाने में, उसको लगभग साल भर हो चुके हैं। अब तक पुलिस धर्मेंद्र वर्मा को पकड़ने में क्यों इतना लेट हो गई, क्यों इतनी नाकामयाब हो गई कि लखनऊ पुलिस को एक मामूली से ठग को पकड़ने के लिए 1 साल का लंबा दायरा लेना पड़ा? इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि पुलिस का एक्ट तब होता है जब उसको पीछे से कोई हिट करता है। समस्या ये थी कि हिटिंग नहीं हो पा रही थी। जब ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरे पास ये केस आए हुए, जैसे ही मेरे पास केस आया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जो प्रीवियस FIR दर्ज थी उसमें सही विवेचना कराने के लिए मैंने नो एक्शन ऑन FIR रिट एक फ़ाइल की हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा जी ने उसमें आदेश किया कि 4 महीने के अंदर
इसमें पूरी विवेचना कंक्लूड करिए और 73(2) के तहत 173(2) के तहत जो भी रिपोर्ट है वो कंसर्न कोर्ट में सबमिट करिए। अब समस्या ये है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि 4 महीने पूरे होने वाले थे और 173(2) की प्रोसीडिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रोसीडिंग को करने के लिए मजरूबी में आप चार्जशीट नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आपकी गिरफ्तारी करना जरूरी हो रहा है। क्या पुलिस क्या मजबूर क्या दबाव में काम, क्या आपने जैसा कहा कि मजरूबी चार्जशीट मतलब यह है कि बगैर अरेस्ट किए आप चार्जशीट। जी ठीक है, अभी आपने कहा कि कहीं से दबाव पड़ता है तो पुलिस काम करती है, तो उसी वजह से क्या धर्मेंद्र कुमार वर्मा की अरेस्टिंग हो सकी? हाँ, उसके बाद जब ये चीज़ें आई तो उसके बाद अरेस्टिंग आपके सामने आई हुई है और इस अरेस्ट को साइंस इसमें जो है 2 चीज़ें आ रही है, मतलब इस केस के 2 पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरेस्ट हुई है वो आशीष पटेल की एफआईआर पे हुई है, लेकिन इस एफआईआर के साथ जो साइंस सिटी का मैटर है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप इसी की कंपनी के जो कोरल व्यू कंपनी का जो ये भी डायरेक्टर है और कोरल व्यू कंपनी के चमन लाल दिवाकर भी डायरेक्टर हैं। चमन लाल दिवाकर अपनी एफआईआर में आज की डेट में जेल में है, उनकी नीचे से लोअर कोर्ट से क्या कहते हैं बेल खारिज हो चुकी है। सेम कॉन्टेक्स्ट में चूंकि चमन लाल दिवाकर भी साइंस सिटी कंपनी को जमीन प्रोवाइड करा रहे थे और क्या कहते हैं धर्मेंद्र वर्मा भी जमीन प्रोवाइड करा रहे थे, तो अभी अगर इनके तानिया डेवलपर्स का खाता चेक किया जाए तो तानिया डेवलपर के खाते में साइंस सिटी कंपनी से पैसा आया हुआ है, तो अगर वो पैसा आया हुआ है तो निवेशकों का पैसा है, तो वो उसमें जो है इंडल्ज होंगे। आशीष पटेल जी द्वारा धर्मेंद्र वर्मा के साथ एक और पर एफआईआर करवाई गई थी, क्या उसकी गिरफ्तारी क्या लगता है आपको, कब तक हो पाएगी, क्या संभव है उसकी गिरफ्तारी? नहीं, अब तो एक जो गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद जो जो केसेस होंगे वो सब केसेस एक साथ जोड़े जाएंगे कि हमने पर्टिकुलर इस केस में भी रिमांड ले रहे हैं, पर्टिकुलर इस केस में भी रिमांड ले रहे हैं। ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी जितने भी केसेज हैं इसमें क्या कहते हैं वहाँ की अयोध्या का भी मैटर आएगा इसके साथ। और इस मामले में एक चीज़ और किया जा रही है कि जब क्या कहते हैं अरविंद कुमार राय के पास ये विवेचना थी, तो अरविंद कुमार राय ने इसको मैनिपुलेट किया इस विवेचना को, और उसमें उन्होंने 67, 68 और 71 ये 3 धाराएं जो हैं 467, 68, 71 ये इनका लोप करा करके इनको वाइप आउट करा कर रस 420, 409 में जो है ये हुआ कि चार्जशीट हम सबमिट कर देंगे। क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई अब तक या होनी चाहिए? किसके खिलाफ? अरविंद कुमार राय के खिलाफ कार्रवाई का ये सीन था कि अरविंद कुमार राय के खिलाफ जब हम लोगों ने प्रोसेस करवाया था तो ये लाइन हाजिर हुए थे, और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक मामला तो पहले से ही मतलब जिसको हमने इनिशिएट कराया था, जिसमें इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम लोगों की उससे कराया गया था, क्योंकि ये इनके पास 200 विवेचनाएँ थी, 200 विवेचनाएं साइंस सिटी की ये कर रहे थे। उसके बाद साइंस सिटी के ही प्रेसिडेंट को बाकायदा ये फ़ोन करके जो है अपने प्लाट का किस तरीके से कराया जाए इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो वो वीडियो मेरे पास आया, मैंने उसको वायरल कराया। उसके बाद जो है आपके जो डीसीपी हैं कि एसीपी हैं मिस्टर कासिम अब्दी जो है एडीसीपी, उन्होंने जो है इसका संज्ञान लेकर के इनको सस्पेंड कर दिया। अब लेकिन सस्पेंशन मेन चीज़ नहीं है, समस्या ये है कि उस विवेचना में आपने 467, 68, 71 का लोप कराया, लेकिन वहीं जब आप ये देख रहे हैं कि अयोध्या में जो एफआईआर हुई है, जब आप नजूल लैंड की ज़मीन जो है अर्चिता को जो है दे रहे हैं, मतलब आशीष पटेल की कंपनी को दे रहे हैं, तो वहाँ का इसका मतलब हो गया कि आपने वहाँ पे भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराया। तो जब आपने वहाँ एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराया और उस एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट जो है आपके इस एफआईआर में आ रहे हैं, तो कैसे आप 67, 68, 71 का लोप करा सकते हैं? मतलब पक्षपात हुआ, पक्षपात पूरी तरीके से हुआ। अच्छा ये बताइए सत्येंद्र जी, अभी राशिद नसीम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ईओडब्ल्यू से बाहर है, तो क्या लगता है कि कुछ राशिद नसीम पर इन सब ठग जो हैं पकड़े जा रहे हैं लगातार? लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर रही है, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है कि राशिद नसीम जो है उसकी गिरफ्तारी कुछ संभव है आपको? अभी कल की इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास दुबई से आई थी, उसमें सीन क्या हुआ कि राशिद नसीम का बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का काम कराया गया। अब मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में डिस्कशन वो लोग करते हैं जिनको लीगल का लॉ भी नहीं पता होता है। कल कई वायरल हुए, कई ऑडियो वायरल हुए, कई कुछ हुए कि मतलब ये सब गलत कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी जो बोलते हैं गलत बोल रहे हैं, जबकि प्रत्यर्पण जो भी है वो 1962 का एक्ट है उसके तहत होता है, और उस एक्ट में बाकायदा कोर्ट से जितने भी वारंट होते हैं, जितने भी 82-83 की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनकी डिटेलिंग कंसर्न जहां पर आपको प्रत्यर्पण कराना है उस एम्बेसी को भेजी जाती है, और उसके साथ सबसे पहला काम कराया जाता है कि जिस आदमी का प्रत्यर्पण कराया जाना है
उसका बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, वो कराया जाता है। उसमें उसके 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स को मैच कराया जाता है और वो मैचिंग इंटरपोल के रिकॉर्ड के साथ उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है कि हाँ ये बंदा इंटरपोल, क्योंकि इंटरपोल जो क्या कहते हैं डीजीपी का परिपत्र था अगस्त के महीने में जो जारी हुआ था, अगस्त 20 में 36 नंबर का इंटरपोल का परिपत्र है, उस परिपत्र में इनका बाकायदा पूरा डिटेल दिया गया है। तो उसके साथ इसको मैच कराया जाएगा। जब ये मैचिंग क्लियर हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि आपने देखा, ये मैचिंग इंटरपोल की एक संस्था है, हाई लेवल संस्था है, वो वहाँ से क्लियर कर देगी कि हाँ जिस बंदे को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये वही बंदा है जिसके संबंध में हमने आपको सूचना दी है। तो जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आना तो है, ये तो 110% है कि राशिद नसीम आज की डेट में चाहे जितने ऑडियो वायरल कर भेज दें, चाहे जितना भेज दें, एक ना एक दिन, और ये मान करके चलिए कि विदिन 2 या 3 महीने के अंदर ये जो है अंदर आएंगे। क्या लगता है आपको कि जो जनता का पैसा जो डूबा, करोड़ों रुपए 250-300 करोड़ ये लोग ठगी करके गए, भारत छोड़ के चले गए, क्या लगता है कि 300 नहीं, इसमें करीब है कि 22,000 से अधिक तो जो है एसबीसी का है, टोटल मिलाकर के लगभग 6-6 करोड़ के आसपास। जी बिल्कुल। तो ये बताइए क्या लगता है कि जनता का जो पैसा है, अनमोल पैसा, वो उनको वापस मिल पाएगा? सब मिलेगा, हर किसी को हर चीज़ आएगी। समस्या सिर्फ इतनी हो रही है कि आज की डेट में जो आदमी पकड़ा गया है, आसिफ नसीम को इन्होंने अरेस्ट किया है, और आसिफ नसीम के बारे में जो जेल से मेरे पास इनपुट आए हैं, उस इनपुट्स के रिगार्डिंग ये बता दें कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आसिफ नसीम चूँकि जिस जेल में है वहाँ के जेल के एम्प्लॉइज़ के भी कई लोगों के पैसे साइंस सिटी में डूबे हुए हैं। उन लोगों ने ये साफ ये कहा कि हमें हमारी जो पेमेंट डूबा हुआ है इसके रिगार्डिंग आप हमको लैंड प्रोवाइड करा दीजिए और हमारी रजिस्ट्री करा दीजिए। 8,000 स्क्वायर फुट टोटल कैलकुलेशन में आया। 8,000 स्क्वायर फुट ज़मीन के लिए आसिफ नसीम इस समय जो प्रेजेंट में साइंस सिटी का काम देख रहे हैं मिस्टर महताब, जो कि आसिफ नसीम के साले हैं और राशिद नसीम की सगी बुआ के लड़के हैं, वो भाई साहब उतना नहीं कराया। और उस बंदे की स्थिति ये है कि उसको यहाँ तक कह दिया गया कि तुम्हारा हाथा कैंसिल हो जाएगा और तुमको भंडारे की ड्यूटी मिल जाएगी। हाथा कैंसिलेशन मतलब कि आप जो अभी एक फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं जेल के अंदर, वो आपकी जेल की वो फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी और आपको एक सामान्य कैदी की तरह आपको जो है बर्तन धुलना और इसका सबका काम मिल जाएगा। तो ये समस्या ये हो रही है कि आज की डेट में जब राशिद नसीम जिसके पास सब कुछ है और वो अगर चाहे तो वो 8,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन का लैंड एलोकेट करा सकता है, लेकिन और सामान्य सी बात, और इसमें एक चीज़ और भी है, जिन साइट्स पर वो ज़मीन मांग रहे हैं उन साइट्स के डायरेक्टरशिप में राशिद नसीम का नाम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा रोक देता है उस चीज़ को। तो ये सीन क्रिएट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि जो है हमारा प्रेशर बना रहे। और दूसरी चीज़ है, जब ये बंदा अंदर जाएगा, जब राशिद नसीम अंदर जाएंगे, तो राशिद नसीम अपने आप को बाहर निकालने के लिए कैंप लगा करके कैश डाउन पेमेंट सबको बांटेंगे। ये राशिद नसीम की आदत है। और पिछले जब नेपाल कांड हुआ था, जब नेपाल में इनकी अरेस्टिंग हुई थी, तो मैंने इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था। इवन मैं जब नेपाल गया था तो मैंने देखा था इस चीज़ को कि ये कैसे किस तरीके से पेमेंट बढ़ रहा है वहाँ पर। अच्छा सत्येंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा ये था कि ये बताइए, धर्मेंद्र वर्मा जैसे बड़े ठग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकारी ज़मीन दिखाकर लोगों को बेचते हैं और जो निर्दोष लोग हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र वर्मा हो गए, आसिफ नसीम हो गए, राशिद नसीम हो गए, बड़े बड़े ठग हैं। तो क्या लगता है आपको इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ ठगी के कारोबार में कुछ कमी आएगी? देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में अगर अवेयरनेस नहीं है तो ये ठगी का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलता हूँ कि 18-19 का समय था जब मैंने साइंस सिटी कंपनी को हिट करना शुरू किया। आज की डेट में कोई एक बंदा है जो साइंस सिटी कंपनी में प्लाट खरीदने के लिए पेमेंट दे रहा है? सब अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। आज की डेट में दूसरी कंपनियां जो इससे एसोसिएट कंपनियां थी, जो भी हिट हो गई, मतलब इस पूरे उसमें जो है, कोई आदमी फिर उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता है। तो अगर आपका सिस्टम इस तरीके की एक अवेयरनेस पैदा कर दे कि हाँ ये आदमी ठगी कर रहा है या ये कंपनी ठगी कर रही है। कल बारामूला सोपोर मोस्ट प्रोबेबली, हाँ वहाँ से बंदा क्या कहते हैं रिजर्वेशन करा करके एस एन श्रीवास्तव मेरा घर ढूंढते हुए आया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको साइंस सिटी के खिलाफ कंप्लेन करवानी है और डिटेलिंग लगवानी है। ये एक अवेयरनेस है, उसको पता है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है और जो भी किया जा रहा है, पीछे जिसका डूब गया। लेकिन आज की डेट में किसी भी बंदे का 1 रुपया साइंस सिटी और साइंस सिटी से जुड़ी किसी भी तरीके की रियल एस्टेट कंपनी में जिनका काम मेरे चैम्बर में है,
उसमें डूब नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग पैसा लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो एकमात्र उपाय सबसे बड़ी है जागरूकता, और जागरूकता रहिए और अपने आसपास जागरूकता और इन बड़े ठगों से बचते रहिए। कैमरामैन सनी के साथ सागर थापा, क्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ से क्राइम टीवी की रिपोर्ट।